नमस्कार, स्वागत है आपका प्रश्नकाल में। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। प्रश्नकाल में आज बात होगी हर घर तिरंगा अभियान की। दरअसल भारत को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं और ऐसे में केंद्र सरकार ने 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान को मनाने का फैसला किया। राजस्थान में भी भाजपा सरकार से लेकर संगठन तक बड़े जोर शोर से इस अभियान को सफलतापूर्वक मनाने में जुटा है। खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मीडिया से मुखातिब होते हुए विभाजन के दर्द का जिक्र यहां पर किया। उन्होंने कहा कि फ्रीडम एट मिडनाइट जैसी किताबों को तत्कालीन सरकार ने बैन कर दिया था। ऐसे में लोगों को विभाजन का दर्द भी जानना चाहिए। मदन राठौड़ ने यह भी कहा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे पर्व प्रतीकात्मक नहीं रहे, इन्हें त्योहार के रूप में मनाया जाए। लिहाजा प्रश्नकाल में आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि क्या वाकई में देश में आज तक स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे पर्व सिर्फ रस्म अदायगी के तौर पर मनाए गए और विभाजन के दर्द को क्या देश के जनमानस से छुपाया गया। चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आपको सुनवाते कि आखिर क्या कुछ मदन राठौड़ ने आज कहा। फ्रीडम एट मिडनाइट, जिसका हिंदी रूपांतरण भी हुआ आजादी आई आधी रात, वो आपने किताब पढ़ी होगी जिस पर भारत की तत्कालीन सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। उस पुस्तक पर, उस पुस्तक को कोई रख नहीं सकता था। ये परिस्थितियां भी बनी क्योंकि उससे एक विकराल दृश्य पैदा होता था, विकराल स्थितियां उसमें आंकलन किया हुआ था। जैसे एक शेखपुरा गांव है, शेखपुरा गांव के लोगों का किस प्रकार से वो दुबक करके बैठे थे कि हम कहाँ रहेंगे, और दूसरी तरफ से हमला होता है और कत्लेआम मचाया जाता है। ऐसे कई गांवों की स्थिति बनी। ये विभाजन विभीषिका भी हमको याद करने की जरूरत है और हमको ये बताने की जरूरत है कि हमको सावधान रहना है। इस देश के प्रति मर मिटने की तमन्ना लेकर के हमको खड़ा होना है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में विभाजन विभीषिका, विभाजन का दर्द लोगों से छुपाया गया। क्या वाकई में प्रतीकात्मक तौर पर आज तक 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व मनाए गए। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं राजकुमार मीणा जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं चेतन राजपुरोहित जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राधेश्याम भारती जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है समाचार प्लस में प्रश्नकाल के अंदर। और सबसे पहले चेतन राजपुरोहित जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, चूंकि बीजेपी की सरकार है केंद्र में, संगठन और सरकार दोनों मिलकर बहुत जोर शोर से हर घर तिरंगा अभियान को मनाने जा रहा है, शुरुआत इसकी हो चुकी है। मैं सबसे पहला सवाल आपसे ही करना चाहूंगा सर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वाकई में विभाजन का दर्द आज तक छुपाया गया। जिस तरीके से मदन राठौड़ जी कह रहे थे कि फ्रीडम एट मिडनाइट जैसी किताब को तत्कालीन सरकार ने बैन कर दिया था, तो क्या वाकई में विभाजन की विभीषिका को छुपाया गया तत्कालीन सरकारों की तरफ से, उसके बाद में जो भी सरकारें ज्यादातर जिन पार्टियों ने राज किया उनकी तरफ से? बिल्कुल, मैं आता हूं इसी मुद्दे पर। 14 अगस्त मनाएंगे, क्यों मनाएंगे? विभाजन की विभीषिका का दिन। जिस प्रकार से देश का विभाजन किया गया और जिस प्रकार से विभाजन के बाद की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जिस प्रकार से लाखों परिवारों का कत्लेआम हुआ, जिस प्रकार से लोग अपना घर बार छोड़ करके जिन कपड़ों में थे उसी में उनको भागना पड़ा, इन सब बातों को देश की जनता के सामने सच्चाई आनी चाहिए। और हम सच्चाई की बात करते हैं, सच्चाई आनी चाहिए। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि कोई गलत चीज आनी चाहिए। जो सच्चाई है इस देश के सामने, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बात की आजादी आधी रात का, वो जो पुस्तक है, उस पुस्तक को प्रतिबंध क्यों लगाया गया? प्रश्न सबसे बड़ा है। कोई भी चीज देश के सामने आनी चाहिए। आजादी की लड़ाई की भी आनी चाहिए, आजादी की जो बंटवारा हुआ उस विभीषिका का भी दर्द जनता को पता चलना चाहिए। देश के लोगों को हक है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं। उस किताब पे प्रतिबंध लगाया गया था, ये था मेन बात। दूसरी बात आता हूँ, आजादी के पर्व को एक त्योहार के रूप में मनाना, इसको केवल औपचारिकता के रूप में नहीं मनाना। 15 अगस्त और 26 जनवरी तो हमारे राष्ट्रीय त्योहार है, इसकी जनता में जागरूकता पैदा करना, और उसमें हम सफल भी हुए हैं। आज ही बीकानेर के अंदर हमारे 1 किलोमीटर लंबा तिरंगा बनाकर के एक यात्रा निकाली गई, और पूरे राजस्थान के अंदर आज के दिन, पूरे भारत के अंदर आज के दिन तिरंगा यात्रा निकाली गई। और ये 7 दिन का कार्यक्रम है, 1 दिन का या 1 घंटे का या 4 घंटे का नहीं है। ये क्यों किया है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आम जन तक हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को पहुंचाना, नायकों की बात को पहुंचाना, और हम किस प्रकार से बलिदान देकर इस देश को आजाद किया है, उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना, और लोगों को एक प्रेरणा देना, लोगों में एक प्रेरणा स्थापित करना कि इसको हमें त्योहार के रूप में मनाना है, छुट्टी के रूप में नहीं मनाना है। इसके लिए जागरूकता अभियान जो गांव गांव, ढाणी ढाणी, शहर शहर जो शुरू हुआ है, उसका इम्पैक्ट आप देखिए, उसका इम्पैक्ट भी आ रहा है सामने। लोगों में किस प्रकार की जागरूकता आई है। जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय ध्वज की जो बिक्री है,
पिछले 10 साल में जिस प्रकार से खादी ग्रामोद्योग विकास बोर्ड के माध्यम से जो होती है, वो जो बढ़ी है, वो अपना में सूचक है कि जनता का जागरूक होना और इस त्योहार को मनाना। ये हमारा त्योहार है, जैसे होली दीपावली आती है वैसे ही 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे देश का त्योहार है, उसको हमें मनाना है। और मनाने के साथ उत्साह के साथ मना के हमें वो दिन भी याद करने हैं जिसके कारण से ये देश का बंटवारा हुआ, जिन लोगों की बंटवारे में भूमिका थी, जिन लोगों ने इस देश के सच छुपाने का प्रयास किया, जैसे अभी किताब की बात है, उन सब बातों को भारत की जनता तक लेकर के जाना। और देश को सच्चाई जानने का अधिकार होता है, कोई भी देश हो, वहां के नागरिक। कुल मिलाकर देखिए चेतन जी, कुल मिलाकर ये समझा जाए कि इस हर घर तिरंगा अभियान के जरिए उस विभाजन की जो विभीषिका थी, उसका दर्द जो था, उसको आप आम जनता तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को याद दिला रहे हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा वो विभाजन का दर्द सहन नहीं किया। हमने दीपक जी हमने आपको कहा था ना, पहला काम है 15 अगस्त 26 जनवरी को के रूप में जब मनाते हैं, हर घर में खुशी का माहौल हो, बच्चा बच्चा तिरंगा लेकर के गली में निकले, रोड पे निकले और बच्चे उत्साह से राष्ट्र गीत गाए, राष्ट्रगान गाए। उससे क्या होता है कि नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है, जो हमारे युवा है, हमारे युवा साथी है, जो आने वाला भारत। ठीक है सर, वापस आऊंगा हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार मीणा जी भी बैठे सर, एक बार मैं इनका रुख कर लेता हूं। राजकुमार जी, कुल मिलाकर देखिए, सीधे तौर पर स्पष्ट शब्दों में कहूं तो निशाना आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों ने विभाजन का जो दर्द था, फ्रीडम एट मिडनाइट जैसी किताबों में जिसका पूरा बखान किया गया था, बताया गया था, उन सब चीजों को आपने छुपा कर रखा, देश के सामने आप लोगों ने सच्चाई नहीं आने दी। पहले तो मैं सबसे पहले मदन राठौड़ जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो हम सर्वोदय के लोग इस देश को जो वास्तविकता बताना चाहते थे, आज उन्होंने मुद्दा खोल दिया है। पहले तो मैं आना चाहूंगा इनकी तिरंगा यात्रा पे। केस नंबर 176 रेशम बाग से मैं चालू करता हूं कि संघ कार्यालय पे 3 युवक जब 2001 में तिरंगा फहराने गए तो संघ वालों ने उनपे ऊपर केस किया, 3 युवकों पे, देश के युवकों पे। और 2013 में जब राजनीतिक दबाव और इनकी बेइज्जती होने लगी तो केस लिया। ये रजिस्टर्ड केस की बात कर रहा हूं मैं, आप कहीं भी इसको देख सकते हो। जिस आरएसएस मुख्यालय में 50 साल तक इन्होंने तिरंगा फहराने से परहेज किया, आज वो तिरंगा यात्रा के नाम पे अपनी छवि साफ करने को ये मतलब ये प्रायोजन कर रहे हैं। बड़ी हास्यप्रद बात लगती है, जब ये देश आजाद हुआ, जब इस देश के झंडे तिरंगे का निर्माण हो रहा था, तो सबसे ज्यादा इनके जो पूर्वज है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर, उन्होंने तिरंगे का विरोध किया। तिरंगे को ना अपनाने वाले लोग आज तिरंगा यात्रा निकाल कर लोगों के सामने क्या दिखाना चाहते हैं। अभी मैं आता हूं इनकी विभाजन की बात पर। जब इस देश के स्वतंत्रता संग्राम की जब लड़ाई चल रही थी, जब यहां पर इनके लोग, इनके पूर्वज, जिनको ये वीर कहते हैं और बड़ा महामंडन जिनका करते हैं, वो लोग अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे, उनसे पेंशन ले रहे थे, उनके साथ मिलकर सरकारें बना रहे थे। जब विभाजन, जब देश स्वतंत्रता की बात आती है तो यहां पर 2 मुख्य दल थे जिन्होंने विभाजन की मांग की, एक तो हिंदू महासभा, एक मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो मोहम्मद अली जिन्ना जो इनका सहयोगी रहा है। मैं मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा का मैं कनेक्शन आपको बता देता हूं, ये भी रिकॉर्डेड है। बंगाल में दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी उस समय जब पूरा देश स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था। दूसरी बात में आपको बहुत हास्यप्रद लगेगा, इनके ही पूर्वजों का काम इन्होंने अभी किया है, महबूबा मुफ्ती से कश्मीर में सरकार बनाकर। विभाजन की मांग किसने की थी, ये सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आता है। विभाजन की मांग करने में इस देश में 2 बड़े धड़े थे, एक जो सावरकर द्वारा हिंदू महासभा बनाई गई, ठीक है राजकुमार जी, जिन्ना द्वारा मुस्लिम लीग। चलिए ठीक है, मैंने मान लिया, किया किसने, मैंने मान लिया। मुझे ये बता दीजिए, कांग्रेस ने उस समय माउंटबेटन योजना का समर्थन क्यों किया था? माउंटबेटन योजना का समर्थन की कांग्रेस ने कभी भी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना बताया गया था कि जब मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा समर्थन नहीं किया, अलग धड़े, समर्थन नहीं किया, सर समर्थन नहीं किया, चुप रहे सर, समर्थन नहीं किया, चुप रहे, तो मौन स्वीकृति दी थी? बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती थी कि इस देश का बंटवारा हो, लेकिन इस देश सर ठीक है, मान लीजिए आपकी बात तो मान लेता हूं, आपकी बात तो मान लेता हूं। 75 साल बाद, सुनिए राजकुमार जी, 75 साल बाद तो मान लेता हूं, एक नाम बता दे बीजेपी स्वतंत्रता सेनानी का जिन्होंने इस देश राजकुमार जी देश को आजाद होने के 75 साल बाद में जब आपने वो दौर नहीं देखा, मैंने वो दौर नहीं देखा, यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों ने वो दौर नहीं देखा, मान लीजिए आपकी बात में मैं यकीन कर लेता हूं, समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया को मानते हैं क्या आप? जी बिल्कुल, बोलिए। मानते क्या? आपका सवाल पूरा कीजिए, मैं बताता हूं। गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन के नाम से उन्होंने जो किताब लिखी थी उसमें क्या कहा था उन्होंने?
देखो वास्तविकता क्या है और अपने अपने विचार कौन क्या रखता है। अभी इन्होंने धारा तो क्या बात 370 कर रहे हैं? मूवी बनवाई, मेरी बात सुनिए, अभी मैं बताता हूं। अभी अरे तो वो लेटेस्ट कौन सी खबर है। किताब लिखी? धारा 370 समाजवादी मूवी नेता इन्होंने बनवाई, बीजेपी समाजवादी- वालों ने पूरे देश में माहौल बनाया गया। जब अरे उसका आप राम मनोहर लोहिया की किताब को नहीं मान रहे? गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन के नाम से उन्होंने किताब में क्या लिखा? कांग्रेस पार्टी को सत्ता का भूखा बताया नहीं बताया उन्होंने? एक बात बता दीजिए, जब सावरकर खुद किताब लिख के अपने आप को वीर बता सकता है, ये ऐसे लोगों के साथ रहते तो हम उसका तो कुछ नहीं अच्छा, कर ठीक है, सकते। मतलब राम मनोहर लोहिया ने गलत कहा, राम मनोहर लोहिया ने काम कर दिया था, राम मनोहर लोहिया का- सावरकर ने ऐसा क्या राम मनोहर लोहिया ने अपनी किताब में जो लिखा वो सब कुछ गलत था। वीर बताया उन्होंने। राम मनोहर लोहिया ने अब जो और दूसरी बात मैं और बता देता हूं, इन्होंने बोला कि हम उन सब स्वतंत्रता सेनानी की जो शहीद हुए थे स्वतंत्रता के संग्राम के दौरान, उनको हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, देश के युवाओं के सामने रखना चाहते हैं। तो मैं आपको 1945 में नारायण हाप्टे द्वारा अग्नि जो पत्रिका थी, उसमें नाथूराम गोडसे द्वारा एक चित्र जो कार्टून छपा है, मेरे पास मोबाइल में, आप चाहो तो जूम करके दिखा सकते हो। इसमें गांधी जी के 10 सिर दिखाए गए थे। गांधी जी को रावण बताया गया था और 10 सिर में कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार पटेल, तेंतियर और उसके साथ। चलिए ठीक है, देखिए अपनी डबली अपना राग। और सुनिए, अपनी डबली नहीं, ये मैं आपसे राम मनोहर लोहिया की बात करूं तो आप उस पर भी- आप मेरी बात सुनिए, मैं जूम कर रहा हूं, आप जूम करके दिखाइए। मैं कोई पूछ चीज़ रहा हूं, बता रहा हूं। अब आप और इसमें देखिए, राम अब आपके पास जो तथ्य है आप उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। मुखर्जी को, आपके पास- आप लोग वो थे जो स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते थे, आपने मुख भरी करके उनको मरवाया है और आज उनके नाम पे चलिए वोट ठीक है, मांगने हो, अपने आप मैं को जवाब ले करने लेता हूं, की मैं कह रहे हो। जवाब ले लूंगा। इस बात का जवाब चेतन राजपूत जी को देना चाहिए क्योंकि उन पर बड़े सवाल उठ रहे हैं उनके ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं राधेश्याम भारती जी के पास आऊंगा। राधेश्याम भारती जी, मेरा सवाल देखिए स्पष्ट है आपसे। जिस तरीके से देश की सरकार या बीजेपी जो संगठन है वो या उनसे जुड़े हुए लोग, जो तमाम लोग हैं, वो हर घर तिरंगा अभियान में जुटे हुए हैं, जोर शोर से उसको मना रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं, क्या वाकई में देश के अंदर, आपको बहुत उम्र है, बड़ा तजुर्बा आपका है सर, क्या अब तक वाकई में प्रतीकात्मक तौर पर ही ये राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते रहे हैं और देश की विभाजन की विभीषिका को क्या वाकई में छुपाया गया लोगों से आज तक? दीपक जी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा कौन सा बैरोमीटर है जिससे ये नापा जा सके कि वास्तव में जो है ये त्योहार अच्छी तरह मनाया गया, ये त्योहार जो अच्छी तरह नहीं मनाया गया। ये तो बिना बात के विवाद का विषय बन सकता है। देखिए, और इससे एक बड़ी बहस देश में, निरर्थक बहस छिड़ेगी जिसका आम आदमी को कोई लेन देन नहीं है। आम आदमी को जो है उसको रोटी, कपड़ा और मकान, इसके लिए वो जूझ रहा है, इसकी जरूरत है, उसकी समस्याओं का कहीं समाधान नहीं। अब ये नया देखिए, जब हिंदू कार्ड पूरी तरह से फेल हो गया है, अयोध्या में इतना कुछ करके और वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी हार गई, केदारनाथ बद्रीनाथ में हार गई, यानी पूरी तरह से जब ये हिंदू कार्ड फेल हो गया, मंदिर राजनीति फेल हो गई, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये उसकी भरपाई के लिए और ये नया मुद्दा लाया जा रहा है। अब इससे आप देखना कि वास्तव में स्वतंत्रता और उसमें बलिदान होने वाले जो हमारे शहीद थे, जो सेनानी थे, उनके प्रति जो आदर आज तक, जो आस्था, जो आदर हमारा जो आज तक था, वो कहीं ना कहीं कटकटे में खड़ा हो जाएगा। शहादत पे तरह तरह के सवाल उठेंगे, जैसा अभी देखने को मिल रहा है। एक पक्ष शहादत को जो उसको नकारेगा और दूसरा उसकी तारीफ करेगा, तो इसका परिणाम क्या होगा? मुझे तो इसका कोई अच्छा परिणाम नहीं दिखता है। ये केवल एक, चलिए मैं लेकिन राधेश्याम जी, इस बात से भी इनकार तो नहीं किया जा सकता कि अमूमन 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसा जो दिन आता था वो आज तक लोगों के लिए एक छुट्टी का दिन बनकर रह जाता था सिर्फ। देखिए दीपक जी, आज दिवाली को ले लीजिए, होली को ले लीजिए, क्या कितना उत्साह रह गया लोगों में। मतलब पहले एक महीने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती थी पर्वों की। अभी तीज का त्योहार गया, बताइए कितने पेड़ों पर आपने झूले देखे। ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है आगे और जैसे जैसे मनोरंजन के दूसरे साधन हो रहे हैं, उससे हम जो है सीमित होते जा रहे हैं। ये मतलब इसको 15 अगस्त और 26 जनवरी की बात नहीं, सब पर्वों से हम जो है उदासीन नजर आ रहे हैं। इसका एकमात्र कारण ये है
कि आदमी बाहर भीड़ में जाकर के कुछ उत्सव मनाने की बजाय आज का आदमी अपने कमरे में बैठ करके टीवी खोल करके मोबाइल पे देखना ज्यादा पसंद करता है। ठीक है सर, वापस आऊंगा सर, आपके पास वापस आऊंगा। चेतन जी देखिए, कुल मिलाकर सवालों के घेरे में आप लोग भी खड़े होते हैं। आप लोगों पर आरोप ये लग रहे हैं कि आप लोगों ने जो मूल मुद्दे थे उससे ध्यान भटकाने के लिए इन तमाम चीजों को शुरू किया। आपके जो कार्ड आपने खेले थे वो जब एक तरीके से सफल नहीं हो पाए तो उसके बाद में आपने इस तरीके का फैसला यहां पर किया कि इस तरीके का अभियान चलाए जाएं। और उसके बाद में राजकुमार जी तो बहुत सारे आरोप भी आप लोगों के ऊपर लगाते रहे हैं कि अब तक अंग्रेजों की मुखबिरी जिन लोगों ने की थी वो इस तरीके का अभियान चला रहे हैं। दीपक जी, आज ये राजनीतिक बहस का मुद्दा नहीं है। आज ये है कि देश के अंदर क्या स्वतंत्रता सेनानियों का राष्ट्र पर्व अगर हर्षोल्लास के साथ मनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं तो मेरे को एक पक्की उम्मीद थी कांग्रेस के मित्र हमारे कहेंगे कि हम आपसे भी अच्छा मनाएंगे, हम आपसे भी अच्छी यात्रा निकालेंगे। आपने 7 दिन की निकाली, हम 15 दिन की निकालेंगे। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है इस देश का एक राजनीतिक पार्टी, बड़ी राजनीतिक पार्टी अगर ये सोचती है तो एक भी लाइन नहीं कही तिरंगा यात्रा के बारे में भी कांग्रेस भी ऐसी मनाएगी क्या, पहली बात। दूसरी बात, वीर सावरकर जी की बात की इन्होंने, संघ की बात की। संघ वो राष्ट्रवाद की संगठन है जिसको कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने 26 जनवरी की परेड में संघ को आमंत्रित किया था। वीर सावरकर जी का ये झुठलाएंगे जवाहरलाल नेहरू जी को? इंदिरा जी ने वीर सावरकर जी की प्रशंसा की, क्या इंदिरा जी गलत बोल रही थी? आप एक बात बताओ, संघ ने आज तक 50 साल तक तिरंगा क्यों नहीं लहराया अपने कार्यालय पे? आप एक बात का जवाब दीजिए। संघ ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा 50 साल तक क्यों नहीं लहराया स्वतंत्रता के बाद? संघ ने उन 3 लोगों पर केस क्यों किया जो उनके कार्यालय पे तिरंगा लहराने गए? अगर आप इतने ही बड़े देशभक्त हो, इतने ही तिरंगा यात्रा निकाल रहे हो, तो एक बात का जवाब जनता को दीजिए। जनता सुनना चाहती है कि आपने आरएसएस कार्यालय पे 50 साल तक तिरंगा इस देश का झंडा राष्ट्रीय ध्वज क्यों नहीं फहराया? देखिए जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल आपके सवालों का जवाब सामने आ जाएगी। दीपक जी ऐसे डिबेट नहीं होते। नहीं, बिल्कुल आप कंटिन्यू करिए और इनके सवालों का जवाब भी दे दीजिए। आप मैं सवालों का जवाब दे रहा हूँ ना। मैं वीर सावरकर जी पे बोला, संघ पे बोला और आगे और बोलता हूँ। इन्होंने कई बातें कही थी। मैं एक बात सीधे से पूछे, आप उनका जवाब दे दीजिए। मैं आपके समर्थन में हूँ। एक मिनट, मैं वापस आऊंगा आपके पास। क्यों निकाल रहे हैं इनको? आरएसएस ने 50 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया? इस बात का जवाब सीधा सा सवाल है। सीधा सा सवाल कर रहा हूँ, क्यों नहीं फहराया? ज्यादा संख्या में निकलिए। अरे आप एक बात बताओ, मैंने सीधा सा सवाल पूछा है, आप भग क्यों रहे उस सवाल से? जवाब दे दीजिए ना। आप जवाब दे दीजिए उस सवाल से, भग क्यों रहे? दो शब्दों का सवाल है कि आरएसएस ने 50 साल तक अपने मुख्यालय पर भारत का झंडा क्यों नहीं फहराया? क्यों उन 3 युवकों पर केस किया आरएसएस ने 2001 के अंदर जो उनके मुख्यालय पर झंडा फहराने गए थे रेशम बाग के अंदर, नागपुर के अंदर? मैंने सीधा सा सवाल पूछा है। मैं एक बार वापस जवाब ले लेते हैं, पूरा मौका देते हैं। आप कहिए हम इतने बड़ी यात्रा निकालेंगे क्या 15 अगस्त पर तिरंगा यात्रा निकालना कांग्रेस को सुहाता नहीं है? अरे हमने उसका कभी विरोध नहीं किया। आपसे केवल सीधा सा बात किया, भग क्यों रहे हो? आप तो चेतन जी सुनिए चेतन जी यहाँ पर एक मिनट, राजकुमार जी, क्या इनको सुहाता नहीं है? चेतन जी क्यों नहीं आप बढ़ते? चेतन जी का कहना ये है कि आरएसएस अब तक तिरंगे से बचता रहा था, उसका अपना अलग ध्वज था, तिरंगे ध्वज से वो बचता रहा था, ये इनका कहना साफ तौर पर है। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है। संघ के ऊपर आरोप सीधा सा पूछा है, लेकिन आपसे सीधे से 2 सवाल पूछे, आप भग रहे हो, उससे जवाब नहीं दे पा रहे हो। और मैं कह रहा हूं आप कौन से राष्ट्रवाद की बात कर रहे हो? कांग्रेस तो वो है जो स्वतंत्रता के समय से आंदोलन करती है, ये यात्राएं निकालती है इस देश को आजाद कराने में। लेकिन आपसे सीधा सा मैंने एक सवाल पूछा है कि आरएसएस ने 50 साल तक अपने मुख्यालय पर क्यों नहीं तिरंगा पहनाया? अब तय करिए कि इंदिरा जी ने गलत कहा था, क्या जवाहरलाल नेहरू ने गलत बोला था? आरएसएस ने केस कहिए आप, वीर सावरकर जी को इंदिरा जी ने वीर कहा था, फर्जी राष्ट्रवाद, इंदिरा जी ने वीर कहा था। आपका खंडन करिए, आप खंडन करिए। हमारे नेता झूठ बोलते हैं, जवाब बोलिए हमारे नेता झूठ बोल रहे हैं, इंदिरा जी झूठ बोलती है, बोलिए आप। सीधा सा अब देखिए इस तरीके से बहस नहीं हो सकती, इस तरीके से बहस नहीं हो सकती, एक एक करके राजकुमार जी देखिए, वर्तमान की बात कर रहा हूँ। राजकुमार जी एक मिनट, एक एक करके जनता तक, जो दर्शक है हमारा, उस तक आपकी आवाज भी नहीं पहुंच पा रही, ना चेतन जी की बात पहुंच पा रही है। चेतन जी आप एक बार कंटिन्यू करके अपनी बात रखिए। इनका सवाल सीधे तौर पर यह है कि
अब तक आरएसएस बचता रहा है तिरंगे से, उसका खुद का अपना ध्वज होता था, ये इस तरह की बात ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ध्वज फहराने की कोशिश की। मैं दीपक जी, मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि संघ राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है। संघ ने हमेशा तिरंगे का सम्मान किया, हमेशा। संघ कार्यालय की जो बात करते हैं, संघ कार्यालय पे आज भी हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराते हैं। और जब से मैंने समझ पकड़ी है, जब से मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, संघ कार्यालय पर हम हमेशा तिरंगा फहराते हैं, ये अलग बात है। 15 अगस्त 26, लेकिन जिन लोगों को तिरंगा यात्रा भी रास नहीं आ रही है, देशभक्ति के गाने भी रास नहीं आ रहे हैं, जिनको पसंद नहीं है देशभक्ति के गाने, जिनको तिरंगा यात्रा पसंद नहीं है, मैंने दीपक जी आपको कहा था, कांग्रेस अगर ये कहे हम आपसे भी बड़ी यात्रा निकालेंगे, आपने 7 दिन का कार्यक्रम रखा, हम 15 दिन का रखे, कहाँ आपत्ति है? ठीक है, आपत्ति है? ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली, राजकुमार जी, इनका कहना ये है कि देखिए 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे पर्व आते हैं तब हम तिरंगा हमारे चाहे संघ का मुख्यालय उस पर फहराते आए, ये इनका कहना यहाँ पर है। और अमूमन देखिए बहुत ज्यादा उम्र मेरी तो नहीं है, लेकिन 2014 से पहले भी मैंने भी देखा है कई जगहों पर, मैंने जयपुर में भी भारतीय भवन में देखा कि जब तिरंगा फहराया जाता रहा है, ये व्यक्तिगत तौर पर मैं मेरी जानकारी दे रहा हूँ, 13 से पहले भी देखा, 13 से पहले भी मैंने देखा। आपको सीधा सा जवाब इनसे एक सवाल किया था कि 50 साल तक नागपुर के आरएसएस मुख्यालय पर इन्होंने तिरंगा क्यों नहीं फहराया। 2001 में जब 3 युवकों ने वहां तिरंगा फहराने का प्रयास किया, 2000 रजिस्टर्ड केस 176 नंबर रेशम बाग, पूरा नागपुर का आपको एड्रेस पता, केस नंबर बता रहा हूं, क्यों इन्होंने उन 3 युवकों के ऊपर केस किया। और 2013 में जब इनकी बदनामी होने लगी तो उनके ऊपर से केस वापस। चलिए मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मुझे आप बात जो तिरंगा फहराने में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर सकते हैं, तो सीधा सा उनका अभी तक भी चेतन जी जवाब नहीं दिया। मैं तो सीधा सा इनसे जवाब पूछा महोदय, आप इतना सा बता दीजिए, ये मैं 2 क्वेश्चन आपसे दिए हैं, तो क्या आपने 3 युवकों पर क्यों केस किया जो आपके मुख्यालय पर तिरंगा फहराने गए? क्यों केस किया? मैंने तो इतना सा पूछा है ना, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? आप उस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हो, आप उस जवाब से बचते नजर आ। ये देश भी जानना चाहता है कि क्यों तिरंगा फहराने पर आरएसएस ने 3 युवकों पर केस किया, क्यों 50 साल तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। ये आपकी वास्तविकता है, ये आपके षड्यंत्र है। और रही यात्राओं की बात, तो इस कांग्रेस का जब से गठन हुआ है, आजादी की लड़ाई से लेके, आजादी के संग्राम से लेके, कितनी ही यात्रा कांग्रेस ने की है। और आप लोग वो हो जो अंग्रेजों का साथ देते थे, मुखबरी करते थे। मुझे एक चीज बताइए चेतन जी, एक मिनट रोकूंगा आपको। राजकुमार जी, मेरा सवाल यह, आप लोग कह रहे हैं कि आरएसएस जो है या बीजेपी जो है वो बचती रही है, या इनके जो भी संगठन रहे हैं वो बचते रहे होंगे तिरंगे से, लेकिन सर अभी यदि वो जाकर अपना रहे हैं उस तिरंगे को, तो उसमें क्या दिक्कत है? स्वागत करना चाहिए यदि ऐसा हो भी रहा है तो। राजकुमार जी बिल्कुल स्वागत है, जो तिरंगे के अंतर्गत जो उसको अपनाता है, जो उसका मान सम्मान करता, बिल्कुल स्वागत है। लेकिन उसके ऊपर थोती राजनीति, जुम्मा चार, चलिए सुन लीजिए, हमने दिल से स्वागत किया। मुझे एक चीज बता दीजिए सर, ये 3 रंग के अंदर पूरा हिंदुस्तान रहे, मान लिया आपकी पार्टी के झंडे में, आपकी पार्टी के झंडे में तो आई कांग्रेस के पदाधिकारी हमने भी सवाल कभी भी उस चीज पे सवाल उठाया होता है। अच्छा चलिए, मुझे अब मैंने सुना आपका भी, चेतन जी मैंने आपकी बात भी सुनी। मैं राजकुमार जी, मैं अब तक इन पे सवाल उठते रहे, वो ठीक है, आपने भी सवाल उठा लिया, अपने जवाब लेने की कोशिश की इनसे। मुझे बताइए, फ्रीडम एट मिडनाइट की जो बात की जा रही है कि उस किताब को तत्कालीन सरकार ने बैन किया, क्यों किया गया था बैन? उसके अंदर इतना झूठ लिखा हुआ था। आज एक बात बताइए, सबसे बड़ा एक सवाल होता है कि नाथूराम गोडसे ने गांधी को क्यों मारा था? इस बात से आपको जवाब आ जाएगा। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया, देश के टुकड़े कर दिए, 50 करोड़ दे दिए, ये कर दिए, फलाना डिमका। लेकिन जब कोर्ट के अंदर नाथूराम गोडसे से जज ने पूछा कि आपने गांधी को क्यों मारा, तो ये रिकॉर्डेड बात है, आप जांच करवा सकते हो। उसने बोला कि मैंने आज की किसी बात को लेकर गांधी को नहीं मारा, 32 वर्षों से जो उकसावा मेरे अंदर भरा गया था उसके तहत मैंने गांधी को मारा, और वो उकसावा आज पूरा हुआ। यानी गांधी ने मतलब कुल मिला के स्वतंत्रता, सुनिए मेरी बात सुन लिए, गांधी ने 32 वर्षों तक इस देश को स्वतंत्रता दिलाने का काम किया था, और ये लोग इस देश को एक सूत्र में पहुंचने का काम किया। उन्होंने सर्वोदय के लिए काम किया, उन्होंने इस देश के अंतिम जो पंक्ति में दलित, शोषित, वंचित जो लोग बेटा था उसके अधिकारों के लिए काम किया। लेकिन ये मनुवादी लोग और ये करने वाले लोग, क्या मनुवादी बीच में आ गए सर? क्या मनुवादी बीच में आ गए? अब आप ये कह रहे हैं कि फ्रीडम एट, राजकुमार जी देखिए सुनिए भी, राजकुमार जी सुनिए, फ्रीडम एट मिडनाइट किताब में झूठा लिखा हुआ था, ये आप कह रहे हैं।
आपने राम मनोहर लोहिया ने जो लिखा उसको भी जुटला दिया कि वो भी गलत लिख रहे हैं। हाँ, वास्तविकता दिखाई ना, कांग्रेस ने कब जो कांग्रेस पार्टी की जो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में लिख देगा, सर सुनिए, कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जो लिख देगा वो सब कुछ ठीक है। देश का विभाजन भी बताया जाए, लेकिन उसको वास्तविकता सही रूप में बताया जाए। सर खामोश क्यों थी कांग्रेस पार्टी उस समय? सर उस समय कांग्रेस पार्टी खामोश क्यों थी? सर उस समय कौन सी मूवी आ गई? को भ्रमित करने की सर उस समय कौन सी मूवी आ गई मुझे बताइए? कांग्रेस पार्टी ने फिर उस समय खामोशी अख्तियार क्यों की थी? खामोशी, अरे आप कुछ गलत इस देश के युवाओं को, इस देश के लोगों को परोसे की। अरे मैं कह रहा हूं विभाजन का जब बंटवारा हो रहा था, माउंटबेटन योजना को लागू किया जा रहा था 15 जून को, जिस समय ये पूरी पटकथा लिखी गई थी, उस समय कांग्रेस पार्टी खामोश क्यों थी? कांग्रेस ने तब भी खामोश होने का सिर्फ एक कारण था, कांग्रेस ने काफी प्रयास किए कि इस देश के टुकड़े ना हो, लेकिन हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने दंगे चालू करवा के ठीक है, मरना। मेरे पास देखिए वक्त की कमी है, मैं एक बार राधेश्याम भारती जी के पास जाऊंगा आखिरी में। राधेश्याम भारती जी के पास जाऊंगा, आप दोनों को रुकूंगा। राधेश्याम जी एक मिनट, राधेश्याम जी आखिरी टिप्पणी आपकी जानना चाहूंगा। किसने की थी? हिंदू महासभा ने। एक मिनट, मैं पुरोहित जी को एक जवाब दे देता हूं। हिंदू राष्ट्र की पैरवी किसने की? हिंदू महासभा ने। मुस्लिम राष्ट्र की पैरवी किसने की? मुस्लिम लीग ने। लेकिन दोनों ने बंगाल में मिलकर सरकार बनाई। ठीक है, तो राधेश्याम जी ठीक है। राधेश्याम जी कांग्रेस पर भी सवाल तो उठेंगे कि उस समय कांग्रेस पार्टी खामोश क्यों थी? क्योंकि जिस तरीके से लोहिया ने अपनी किताब के अंदर लिखा, तो उसके अंदर भी सवाल तो कांग्रेस पार्टी पर भी उठाए गए कि सत्ता की भूख थी कांग्रेस पार्टी को, उसकी वजह से ही फैसला लिया गया। मैं ये कह रहा हूं दीपक जी, 75 साल हो गए आजाद हुए देश को। आज इसकी बहस की जरूरत कहाँ है कि कौन सही था कौन गलत है? इसकी जरूरत नहीं है। देश को बड़ी हानि हो जाएगी। 7 दिन तक ये उत्सव मनाएंगे, फिर 7 दिन तक कहेंगे कि 26 जनवरी का उत्सव मनाएंगे। यानी देश की जो मूलभूत जरूरतें हैं उसकी एक तरफ तो कोई ध्यान नहीं जाएगा। और ये प्रचार में मतलब कि इस 14 दिन साल में ये प्रचार चलता रहेगा। आप देखिए आज जयपुर में तिरंगा रैली निकाली, मुख्यमंत्री जी थे, ग्रेटर जो है वो निगम की उसकी जो है मेयर सौम्या गुर्जर थी। दूसरे कौन लोग थे? दूसरे का नगर निगम है, उन्होंने को यात्रा निकाली क्या? यानी तिरंगा जो है वो पार्टी का हो गया। इसका मतलब तो ये हुआ यानी जो दूसरी पार्टियां हैं वो तिरंगा यात्रा निकालेंगी नहीं, वो जो है, और भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकालेगी। तो इसका मैसेज क्या जाएगा देश? चलिए मेरे पास वक्त की कमी है राधेश्याम भारती जी, वक्त इजाजत नहीं देता है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, साथ में चेतन राजपूत जी और राजकुमार मीणा जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, पूरी चर्चा में आपने हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर देखिए हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और इसको लेकर अब सियासत भी अपने चरम पर है। कोई कह रहा है कि विभाजन का दर्द छुपाया गया, कोई कह रहा है कि जो लोग आज हर घर तिरंगा अभियान को चला रहे हैं वो उस समय दोषी थे। तमाम चीजें हैं जिसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। फिलहाल प्रश्न काल में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।